नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बरस कंप्लीट हो चुका है और जैसे ही पहला बरस कंप्लीट हुआ है, नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रोग्राम्स की झड़ी लगा दी। उन्होंने सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रोग्राम जो किया, आज उस प्रोग्राम के हवाले से मैं अपना वीडियो करने जा रहा हूं। आपसे निवेदन करता हूं कि छोटा सा वीडियो है, पूरा देखिएगा और दोनों पक्षों के पक्षधरों से निवेदन करता हूं कि वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें निष्पक्ष रूप से दोनों तरह की बात को स्पष्ट करूंगा अपनी विवेचना के अनुसार। इसमें किसी की इन्फ्लुएंसी नहीं है। मैं पहली बात प्रारंभ करता हूं कि जिस तरीके से दी लल्लन टॉप शो के चीफ एंड एडिटर सौरभ द्विवेदी जी का स्थान दिया गया गृह मंत्री अमित शाह के टेबल पर और उनके साथ उनके सहयोगी पत्रकार अभिनव भी बैठे थे, वहां से जो चर्चाएं निकल करके आई, उस सोशल मीडिया के कार्यक्रम के इन्फ्लुएंसर्स को उस डिनर पे आमंत्रित करने के बहाने नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस तरीके से अपनी सरकार की सकारात्मक भूमिका पर लग रहे प्रश्न चिन्ह का जवाब दिया, वो इस वीडियो में पूरी तरीके से मैं विश्लेषण कर रहा हूं। सबसे पहली बात कि वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार पर एक आरोप लगता है कि उन्होंने मीडिया को अपने कब्जे में कर लिया है। तो विपक्ष यह आरोप लगा रहा है इस कार्यक्रम के बहाने क्या अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन्फ्लुएंसर्स को यूट्यूब पर, फेसबुक पर जो जर्नलिस्ट, जो यूट्यूबर्स सरकार की सच्चाई को अब तक सामने रखकर लोगों को बताते आ रहे हैं, क्या अब उनके मुंह पर भी सरकार ताला लगाने वाली है या फिर भारत सरकार का अगला एजेंडा कुछ और है। हम बात करेंगे गवर्नमेंट की आखिर इन 11 सालों में क्या उपलब्धियां रही, गवर्नमेंट की क्या इन 11 सालों में नेग्लिजेंसी रही। एक साल की हम बात क्यों करें, चूंकि नरेंद्र मोदी जी 2014 में पहली बार जब प्रधानमंत्री बने तो उस वक्त देश का सबसे बड़ा मुद्दा था भ्रष्टाचार, महंगाई और घोटाले के खिलाफ जब यूपीए सरकार यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब अनेक घोटालों का उजागरीकरण हुआ। उसमें कांग्रेस के तमाम लोग, वो चाहे कोल आवंटन घोटाला हो या फिर ए राजा, कलमाणी, कनीमोझी जैसे तमाम घोटालेबाज हों, जो जेल की सलाखों में डाले गए, लेकिन यह सब कुछ यूपीए सरकार में हुआ। क्या अब पिछले 11 सालों में एनडीए की सरकार में कोई घोटाला हुआ नहीं है या घोटाला खोला नहीं गया है? यह बात भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार की इन 11 सालों में जो सकारात्मक गतिविधियां हैं, उन पर हम सबसे पहले बात करते हैं और सबसे पहले इस बात की तारीफ करनी पड़ेगी और उसका क्रेडिट भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को देना पड़ेगा कि जिस तरीके से एक स्थिर राजनीतिक नेतृत्व हिंदुस्तान को इन 11 सालों में मिला है, वह अपने आप में वाकई काबिले तारीफ है। इस देश पर चाहे जब भी कोई संकट आया हो, चाहे नए नए कानून इंप्लीमेंट किए गए हों, लेकिन तब भी एक चीज से देश हमेशा से बचा रहा। कभी इस तरीके की कोई घटना या कभी इस तरीके का कोई संकट नहीं दिखाई दिया कि अब सरकार गिरी, अब सरकार गिरी। सरकार एकदम स्थिर मुद्रा में है। यहां तक कि जब तीसरी बार 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद से कम सीटें मिली, 400 का आंकड़ा पार करने का दावा भरने वाली भारतीय जनता पार्टी जब अपनी उम्मीद से कम सीटें पाती है, तो उसको अपने सहयोगी दलों के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी बन रही थी कि उनको साथ लेकर चलने की। नीतीश कुमार, जो हमेशा भारतीय राजनीति में पलटू राम के नाम से जाने जाते हैं, वह अवसरवादिता यानी मौकाटेरियन के रूप में वह राजनेता प्रसिद्ध हैं। दूसरा, एन चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके बारे में भी कुछ इसी तरीके की बातें पूरे देश में कही जाती रही हैं। तो तीसरी बार इस बात की बहुत आशंका थी कि इन दो लोगों को एक साथ में ले चलकर सरकार को कंटिन्यू करना और पावरफुल तरीके से इस देश के लिए, इस सरकार के लिए कुछ काम कर पाना शायद असंभव होगा। लेकिन निश्चित रूप से 50-50 सालों का राजनीतिक अनुभव रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इस बात का क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने पूरे संतुलन के साथ तीसरे कार्यकाल का भी 1 वर्ष कंप्लीट किया है और अब तक किसी तरीके की कोई राजनीतिक अस्थिरता देखने को नहीं मिल रही है। दूसरा, जो नरेंद्र मोदी सरकार का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा है कि उन्होंने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर दिया। मेरे कहने का यह कतई मतलब नहीं है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सिर्फ काम 2014 से शुरू हुआ। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, वो चाहे पंडित नेहरू की सरकार से लेकर और डॉक्टर मनमोहन सिंह तक की सरकार रही हो, सारे के सारे प्रधानमंत्रियों का अपना विजन बहुत क्लियर था, बहुत कुछ उनके एजेंडे में था। लेकिन इस देश के दुर्भाग्यवश सब कुछ पूर्ण नहीं हो सका। शायद पॉलिटिकल विल पावर की कमी रही होगी, शायद कुछ पॉलिटिकल सिचुएशंस की कमी रही होगी, इसलिए वो सारे के सारे प्रोग्राम इंप्लीमेंट नहीं हो पाए जैसा सरकार का विजन था। लेकिन इसकी भी तारीफ नरेंद्र मोदी सरकार के
मंत्रिमंडल की करनी पड़ेगी, ब्यूरोक्रेट्स की करनी पड़ेगी, कि जैसा नरेंद्र मोदी सरकार का एजेंडा था वैसा सब कुछ अब तक चल रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट वाकई कमाल का इस देश के अंदर हो रहा है। वो चाहे सड़कों का जाल हो, चाहे मेडिकल कॉलेज बनाने का हो, चाहे एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाने का हो, हर मामले में नरेंद्र मोदी सरकार आगे निकलकर फ्रंट फुट पर खेलती नजर आ रही है। दूसरा, नरेंद्र मोदी सरकार ने जो लार्ज स्केल वेलफेयर स्कीम्स थी उनके अंदर डिजिटलाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट करते हुए जिस तरह से स्कीम्स को जन जन तक पहुंचाने में सफलता पाई है, वाकई एक कमाल की बात है, एक सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि की बात है। जहां पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहा करते थे कि जब हम 1 रुपया जनता के लिए भेजते हैं यहां से तो 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे बीच के लोग नदारद कर जाते हैं। उस बात का प्रमाण यहां पर, उस बात पर एक जवाब देते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस तरीके से राजनीतिक प्रतिबद्धता दिखाई है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत लोगों के खातों में डायरेक्ट पैसा भेजने का काम प्रारंभ किया है, उससे वो चाहे फिर उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, या किसी भी तरीके की, चाहे सर्व शिक्षा अभियान की योजना हो, किसी भी तरीके की लार्ज स्केल वेलफेयर स्कीम्स का फायदा जनता के आखिरी पंक्ति में बैठे लोगों तक पहुंचना प्रारंभ हो गया है। और निश्चित रूप से सरकार इस बात का पूरा फायदा भी उठा रही है और मीडिया के थ्रू पूरा प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है, जिससे उनको वोट हासिल कर पाने में भी सफलता मिलती आ रही है। इसके अलावा किसानों के खिलाफ जिस तरीके से बिल को वापस करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, यह भी एक बड़ा मैसेज था। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार पर एक आरोप लगता आ रहा था कि नरेंद्र मोदी सरकार रिजिड होकर काम करती है, नरेंद्र मोदी सरकार जो फैसले लेती है वो वन मैन आर्मी शो होता है, फैसला लेने के बाद वापसी नहीं होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने जिस तरीके से पूरा मंथन करने के बाद किसानों का बिल विरोध प्रदर्शन के बाद वापस लिया, वह निश्चित रूप से किसानों के लिए एक उदारीकरण की राजनीति थी। निश्चित रूप से किसान बिल आने चाहिए, लेकिन किसानों का हित उस बिल में आवश्यक है। लेकिन तमाम सारी बुराइयां भी इस सरकार के साथ जुड़ी हुई हैं, मगर उसकी बात कम लोग इस समय देश में कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ बातें और हैं जो नरेंद्र मोदी के समर्थक, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस आइडियोलॉजी के समर्थक पूरे पुरजोर ताकत के साथ रखते नजर आ रहे हैं। मैं उनकी भी बात करूंगा। जिस तरीके से भारत सरकार का इस वक्त एक हल्ला है कि उसने 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी में भारत को शामिल कर लिया है। आज ही जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह जी लखनऊ में बोलते हुए कहते हैं कि 200 साल हम पर राज करने वाले अंग्रेजों की इकोनॉमी भी अब हमसे पीछे है, हमने उनको इकोनॉमिक तौर पर तालिका के आधार पर उनको भी पछाड़ दिया है। यानी इस वक्त की हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से इस बात का दंभ भर रही है कि हम 4थी लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया के अंदर बन गए हों, लेकिन पर कैपिटा इनकम में हमारी जो हालत है वो 127वें नंबर पर है। यानी प्रति व्यक्ति आय हमारी कम है, और जब प्रति व्यक्ति आय कम होगी तो घर दर घर अगर आप सुख समृद्धि और खुशहाली की बात करेंगे तो वह कमतर देखने को मिलेगा। इस इकोनॉमी में किसका कितना पैसा है इस बात पर भी मुझे शायद ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सब इस बात को जानते हैं कि किस उद्योगपति के कितने पैसे इस इकोनॉमी में इंक्लूड हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर बहुत दावे करती है कि जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है इस देश की सीमाएं चाक चौबंद हो गई हैं, इस देश की आर्मी को ताकत मिल गई है, नए इक्विपमेंट्स भारतीय सेना को मिले हैं, जिससे भारत की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है। इसके अलावा भारत सरकार कहती है कि हमारी प्रभावी विदेश नीति से पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान मस्तक ऊंचा हुआ है। हमारे नेताओं को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को, यानी हमारे देश को दुनिया में सम्मान मिलना शुरू हो गया है, हमारे देश के नागरिकों को सम्मान मिलना शुरू हो गया है। लेकिन इसकी वास्तविकता से भी आप परिचित हैं कि कितने प्रतिशत तक हमारी देश की विदेश नीति अच्छी है, प्रभावी है, और कहां कहां हमने अब तक धोखा खाया है। वो चाहे चाइना का विदेश मुद्दा हो, चाहे अमेरिका के साथ विदेश मुद्दा हो। इस पर भी मुझे ज्यादा बात नहीं करूंगा, नहीं तो वीडियो और बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेता भगवान श्री राम के मंदिर की बात करते हैं कि जो 5000 साल पुराना हमारे देश का कोड था उसको भारतीय जनता पार्टी ने मिटाया है। लेकिन निश्चित रूप से इस कोड को मिटाने का काम हमारे देश की न्यायपालिका ने किया है। परसुएशन जरूर हिंदुस्तान की सरकार से, उत्तर प्रदेश की सरकार से जरूर हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की, सनातन की राजनीति करती आई है और निश्चित रूप से एक खेमा जरूर राम मंदिर बनने से
खुश है। इसके अलावा सुशासन की बात, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात, दंगा मुक्त देश करने की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार अपने 3.0 के कार्यकाल में उठाती आई है और इस बात का एडवांटेज भी उसको जनता से मिलता आ रहा है वोट लेने के मामले में। दूसरा, वही निष्पक्ष मीडिया। हालांकि मीडिया भी दो पार्ट में बटा हुआ है। एक मीडिया का वो हिस्सा है जो सिर्फ सरकार की तारीफ करता है, लेकिन मीडिया यानी चौथे स्तंभ का यह भी एक दायित्व बनता है कि वो खामियों को भी उजागर करें, अच्छी बातों को भी जनता तक पहुंचाएं। खामियां अगर लेखक, राइटर और मीडिया नहीं उजागर करेगी तो सरकार निश्चित रूप से सरकार तटस्थ होकर काम नहीं कर पाएगी और इस देश का भला नहीं होगा। शिक्षक भर्ती घोटाले का बड़ा आरोप विपक्ष और मीडिया लगाता आ रहा है। बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, युवाओं की निराशा, युवाओं की मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, क्योंकि जो युवा नौकरी नहीं पा रहे हैं वो अपनी अलग मुद्रा में परेशान हो रहे हैं। जिन युवाओं के पास नौकरी है उनके सर पर सदैव नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा है। उनकी जॉब को लेकर हमारे देश में कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई मानक नहीं है कि उनसे उनका मालिक यानी पूंजीपति कितना काम कराएगा, किस स्तर तक काम कराएगा। इस देश की कोई गाइडलाइन हमारे देश में अब तक तय नहीं है। महंगी टैक्स दरें मिडिल क्लास के लोगों को लगातार परेशान करती आ रही हैं। लोगों को एजुकेशन में इतना टैक्स देना पड़ रहा है, एडमिशन कराने में और फॉर्म डालने में, यहां तक कि लोगों को अपने लिए किताबें खरीदने में भी टैक्स का भुगतान खल रहा है। इस पर भी भारत सरकार को सोचना चाहिए, एक बार पुनः मंथन करना चाहिए। इसके अलावा जो एक सबसे बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर लगता है कि जिस तरीके से स्वायत्त एजेंसियों को, जो स्वतंत्र संस्थाएं थी, वो चाहे ईडी हो, चाहे एनआईए हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टीम हो, उसका दुरुपयोग भारत सरकार ने किया है। इस तरीके के आरोप भी भारत सरकार के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्रियों पर लगते आ रहे हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये जनता है, ये जनार्दन है, सब जानती है। इसके अलावा जो एक सबसे बड़ा और मुद्दा है कि मीडिया की कंट्रोलिंग भारत सरकार ने अपने हाथ में रखी है। यहां तक कि दुनिया में भी जब बात होती है कि नरेंद्र मोदी में ऐसी आखिर क्या खास बात है कि वो लगातार तीसरी बार प्रचंड चुनाव जीतते आ रहे हैं, वहां भी रिपोर्ट्स में यही बातें कही जा रही हैं कि जितना नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व प्रभावी है, नरेंद्र मोदी की नीतियां प्रभावी हैं, नरेंद्र मोदी के पार्टी का संगठन प्रभावी है, उतना ही महत्वपूर्ण यह बात भी है कि भारत का मीडिया इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में है। एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के विस्तार करने में जिस तरीके से भारत के मीडिया का अधिकतम हिस्सा लगा हुआ है, यह बात भी बड़ी अहम है कि नरेंद्र मोदी सरकार कंटिन्यू अपने चुनाव जीतती आ रही है और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी उन देश के उन बड़े नेताओं में से हैं जिन्होंने अब तक हार बहुत कम देखी है, जीत पर जीत देखते आ रहे हैं। इसलिए उनका परचम फिलहाल अभी बुलंद दिखाई दे रहा है और कहीं से उनकी लोकप्रियता में कमी भी नहीं दिखाई दे रही है। नमस्कार, आप देख रहे थे द रियल टॉक शो। मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। अगर आप मेरे वीडियो से सहमत हैं, मैंने निष्पक्ष रूप से दोनों तरफ की बातें स्पष्टता से और निडरता से कही है, तो आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें, यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी तमाम वीडियोस देखने को मिलती रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।